आदाब, नमस्कार, अदावर्ज है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ 110। नाज़रीन, आज की इस बड़ी न्यूज़ रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में कई बेहद अहम खबरें हैं। ईरान ने अपने अरब पड़ोसी मुल्कों को इतनी सख्त वार्निंग क्यों दी? कल तक ईरान की तरफ से पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते और सहयोग बढ़ाने की बात हो रही थी और अब ईरान की तरफ से तेल के रास्तों को निशाना बनाने की वार्निंग क्यों आ रही है? दूसरी बड़ी खबर, ईरान की नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। ईरान ने ज़मीन के नीचे मौजूद एक नए मिसाइल ठिकानों की तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं। ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल उसके कई अहम मिसाइल ठिकानों का पता नहीं लगा सके। आखिर ईरान क्या दिखाना चाहता है और क्या सच में ईरान की मिसाइल ताकत पहले से ज़्यादा तेजी से तैयार हो रही है? और आगे देखेंगे, हरमुज अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने कुछ इराकी तेल टैंकरों को विशेष इजाज़त देकर इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दी है। यानी एक तरफ हरमुज का दबाव और दूसरी तरफ पड़ोसी इराक के लिए राहत। और फिर चलेंगे गाजा की ओर, जहां एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग में इस्तेमाल हुए गोला बारूद बेहद बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है और वेस्ट बैंक से सामने आएंगे ऐसे दर्दनाक मंजर जहां फिलिस्तीनी परिवार अपने घर और ज़मीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा पट्टी में मलबे के बाद भी नहीं मिला पनाह। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार आपकी आवाज़ 110 देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच अब ईरान की तरफ से उस अरब पड़ोसी मुल्कों को एक सख्त वार्निंग सामने आई है। यह बयान ईरान के नए सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रज़ाई की तरफ से आया है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रज़ाई ने पड़ोसी देशों को वार्निंग दी है कि अगर वे अमेरिका की तरफ से लाए जा रहे आर्थिक दबाव में उसका साथ देते हैं तो ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। रज़ाई ने यह भी कहा कि अगर पड़ोसी मुल्क अमेरिका की कार्रवाई में मदद करते हैं तो ईरान उनके हितों और उन रास्तों को निशाना बना सकता है जिसमें गल्फ का तेल बाहर जाता है। यानी संदेश बहुत साफ है, ईरान नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी मुल्क अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे नए आर्थिक दबाव में उसका साथ दें। तो अगर ऐसा हुआ तो ईरान की तरफ से जवाब देने की वार्निंग दी गई है। अब यहाँ एक ख़ास बात समझिए, ईरान के पड़ोसी देशों में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और इराक जैसे देश शामिल हैं। इनमें से कई देशों का तेल और गैस कारोबारी समुद्री रास्तों पर निर्भर करता है। इसलिए ईरान की तरफ से इस तरह की वार्निंग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन यह मोहसिन रज़ाई का बयान है, इस ईरान की तरफ से पूरे क्षेत्र के खिलाफ जंग की अंतिम घोषणा नहीं कहा जा सकता। और रही फर्क, नीज में समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बड़ी खबर, ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की बात करते हैं। नाज़रीन, ईरान ने अपनी एक नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की तस्वीरें और वीडियो जारी करके एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ईरानी सरकारी मीडिया की ओर से जारी इन तस्वीरों में ज़मीन के नीचे मौजूद मिसाइलों और अन्य उपकरणों का बड़ा नेटवर्क दिखाई दे रहा है। ये वीडियो ऐसे वक्त सामने आया है जब अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान की मिसाइल और डिफेंस इंडस्ट्री को हुए नुकसान को लेकर लगातार दावे किए जा रहे थे। ईरान अब इन तस्वीरों के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उनकी फौजी उत्पादन क्षमता अभी भी कम नहीं हुई है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने इस अंडरग्राउंड सुविधा का दौरा भी किया है। वीडियो में जमीन के नीचे बड़े बड़े रास्ते, मिसाइलें, लॉन्चिंग सिस्टम और सैन्य सामान दिखाई दे रहा है। ईरान का दावा है कि उसके मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन नेटवर्क पर जंग के बावजूद काम जारी है। और ईरानी अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा गया है कि जंग शुरू होने के बाद हथियारों की पैदावार में तेजी लाई गई है। लेकिन यहाँ फिर एक जरूरी बात,
इन बातों की आज़ादाराना तस्दीक नहीं की जा सकती है, इसलिए हम इसे ईरान के दावे के तौर पर ही पेश कर रहे हैं। फिर भी तस्वीरें और वीडियो एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा करते हैं। अगर ईरान के अंदर इतनी बड़ी अंडरग्राउंड फैसिलिटी मौजूद है तो अमेरिका और इजराइल ने इनमें से कितने ठिकानों को पहले से खोज लिया था और कितने ठिकाने अब भी छिपे हुए हैं। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस साल के जंग के बाद रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिका के आकलन के मुताबिक ईरान के मिसाइल भंडार का बड़ा हिस्सा तबाह या इस्तेमाल के लायक नहीं रहा, लेकिन उसके पास अभी भी इम्पोर्टेंट खास मिसाइल सलाहियत मौजूद है और कुछ मिसाइलों को दोबारा हासिल किया जा सकता है। यानी तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है ईरान की पूरी मिसाइल ताकत से बची हुई है। ईरान को नुकसान हुआ है लेकिन उसके बावजूद ईरान की अंडरग्राउंड क्षमता अभी भी मौजूद है और ये संदेश, ये मैसेज वो अमेरिका और इजराइल को देना चाहता है। जंग खत्म हुई तो कहानी खत्म नहीं हुई। ईरान का बड़ा दावा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर भी नई मिसाइल सीटी का पता नहीं चला सकी। ईरानी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी दावा किया गया है कि जंग शुरू होने से पहले ईरान ने अपने कई हथियार उत्पादन केंद्र और संवेदनशील जगहों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया था। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस उसके नए अंडरग्राउंड मिसाइल नेटवर्क को खोज नहीं सकी, लेकिन इन दावों का आज़ादाराना तस्दीक अभी नहीं हुई है। इसलिए यहाँ भी सवाल खुला है, क्या ईरान ने सच में अपने मिसाइल नेटवर्क का बड़ा हिस्सा बचा लिया या फिर यह जंग के बाद अपनी ताकत दिखाने की ईरानी रणनीति है। एक बात ज़रूरी है, ईरान की तरफ से जो तस्वीर जारी की जा रही है उसका मकसद सिर्फ अपने लोगों को संदेश देना नहीं है, इनका ये संदेश अमेरिका और इजराइल के लिए भी है। अगर आपने सोचा था कि ईरान की मिसाइल ताकत खत्म हो गई है तो तस्वीर एक बार फिर देख लीजिए। अब आते हैं उस समुद्री रास्ते पर जिसका नाम पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया की खबरों में है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। हर्मुज अभी पूरी तरह नहीं खुला है, लेकिन एक बहुत अहम बदलाव सामने आया है। ईरान ने कुछ इराकी तेल टैंकरों को विशेष इजाज़त देकर हर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना की जानकारी के मुताबिक ये फैसला बगदाद की लगातार अपीलों और बातचीत के बाद हुआ। रॉयटर्स ने भी इस विशेष अनुमति की पुष्टि की है। यानी ईरान का संदेश एक तरफ सख्त है, लेकिन दूसरी तरफ पड़ोसी इराक के लिए रास्ता पूरी तरह बंद नहीं रखा गया। इराक के लिए राहत इसलिए अहम है क्योंकि उसका बड़ा तेल कारोबार समुद्री रास्ते से जुड़ा है और हर्मुज के संकट के कारण उसके तेल निर्यात पर बड़ा असर पड़ा है। अब इराक दूसरे रास्ते का भी तलाश कर रहा है। तुर्की, सीरिया और जॉर्डन के रास्ते को इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, ईरान ने हर्मुज को पूरी तरह नहीं खोला है। सिर्फ कुछ इराकी टैंकरों को विशेष अनुमति दी गई है। यानी हर्मुज की चाबी अभी भी ईरान के हाथ में होने का संदेश साफ दिखाई देता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र इस समुद्री रास्ते पर बनी हुई है। नाज़रीन, आपने देखा मिडिल ईस्ट की खबरों में मिसाइलें, तेल, हर्मुज, अमेरिका, ईरान, इन सब के बीच एक और कहानी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गाजा में जारी तबाही को लेकर سيبنا كل شيء، حسبي الله ونعم الوكيل. حالة نزوع مش طبيعية. قذائف كل يطلع من المنطقة، كل يطلع. गाजा में जारी तबाही को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में इस्तेमाल किया गया गोला बारूद इतनी बड़ी मात्रा में है कि इसे पिछले कई दशकों में इस्तेमाल किए गए गोला बारूद के बराबर बताया जा रहा है। ये दावा बेहद बड़ा है, इसलिए इसे मैं रिपोर्ट के दावे के तौर पर ही पेश कर रहा हूँ। लेकिन ज़मीनी तस्वीर क्या कहती है? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में बड़ी संख्या में इमारतें तबाह या नुकसान का शिकार हुई है और ज़्यादातर आबादी अब भी बेहद मुश्किल हालात में रह रही है। सैटेलाइट की तस्वीर के मुताबिक 16 जून 2026 तक गाजा में लगभग
2,01,000 बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। इनमें करीब 1,34,000 बिल्डिंग इमारतें पूरी तरह तबाह कर दी गई है। यानी ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे घर हैं, स्कूल है, अस्पताल है, दुकानें हैं और सबसे बढ़कर लोगों की जिंदगियां हैं। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये कोई आलीशान इमारतें नहीं हैं, ये वो जगह है जहां जंग से बेघर हुए लोगों ने किसी तरह अपना ठिकाना बनाया था। कहीं टूटी हुई दीवारों के बीच जिंदगी चल रही है, कहीं टेंट लगा हुआ है और कहीं लोग मलबे के बीच अपनी बची कुची चीजें समेट कर बैठे हैं। लेकिन अगर उन्हीं इलाकों में दोबारा हमले होते हैं, अगर बचे हुए मकानों को भी गिराया जाता है और अगर टेंटों के आसपास भी हमले होते हैं, तो सवाल उठता है इन बेघर लोगों के पास आखिर बचता क्या है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट भी कहती है कि गाजा की बड़ी आबादी अब भी विस्थापित है, बेहद मुश्किल हालात में रह रही है और लगातार फौजी हमलों के खतरे का सामना कर रही है। और 23 अगस्त की रिपोर्ट में भी गाजा में इजरायली हवाई हमलों में लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर सामने आई है। नाज़रीन, आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। एक तरफ मलबे में तब्दील मकान, दूसरी तरफ टेंट में रहने वाले परिवार और ऊपर से लगातार हमलों का डर। दुनिया जब बड़े बड़े सियासी हमलों में उलझी हुई थी, तब गाजा का आम इंसान सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, हम जाएं तो जाएं कहां? इजराइल की तरफ से इन फौजी कार्रवाइयों को सुरक्षा और हमास के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर बताया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीनी परिवार और मानवाधिकार संगठन लगातार आम लोगों की सुरक्षा और विस्थापन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और यही गाजा की सबसे दर्दनाक तस्वीर है। घर था तो घर छीन गया, टेंट लगाया गया तो वहां भी सुरक्षा की गारंटी नहीं, मलबे में लौटे तो वहां भी खतरा। इसलिए गाजा की खबर सिर्फ मिसाइल और हमलों की खबर नहीं है, ये उन परिवारों की कहानी है जिनके पास सुरक्षित जगह तलाश करने के लिए जगह ही नहीं बची। और शायद यही वह कहानी है जो ईरान, अमेरिका और हरमूज की बड़ी बड़ी खबरों के बीच कहीं दब जाती है। नाजरीन, इसी के साथ वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स की हिंसा को लेकर भी लगातार रिपोर्ट सामने आ रही है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सेटलर अटैक्स अब उन इलाकों तक भी बढ़ रहे हैं जहां पहले इन घटनाओं की संख्या कम थी। द गार्डियन की रिपोर्ट में इजरायल ह्यूमन राइट्स ग्रुप यस दिन के हवाले से कहा गया है कि 2026 में सेटलर वायलेंस के कई मामले एरिया ए और एरिया बी तक बढ़े हैं। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी कहती है कि वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स की कार्रवाई, सेटलर के हमलों, घरों के डेमोलेशन, लोगों के स्थापन और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। यानी गाजा में एक तरफ जंग और तबाही और वेस्ट बैंक में दूसरी तरफ बेदखल और सेटलर वायलेंस के आरोप। और यहाँ मैं उन तमाम मुस्लिम मुल्कों और मुस्लिम संगठनों से एक सवाल करना चाहता हूँ जो आज एक नए डिफेंस एग्रीमेंट और मुस्लिम नाटो जैसी ताकत की बात कर रहे हैं। एक तरफ फिलिस्तीन के आम लोगों पर यह जुल्म और तबाही जारी है, तो क्या सिर्फ बयान देना काफी है? और यहाँ मैं उन तमाम मुस्लिम मुल्कों और मुस्लिम संगठनों से एक सवाल करना चाहता हूँ जो आज एक नए डिफेंस एग्रीमेंट और मुस्लिम नाटो जैसी ताकत की बात कर रहे हैं। एक तरफ फिलिस्तीन के आम लोगों पर यह जुल्म और तबाही जारी है, तो क्या सिर्फ बयान देना काफ़ी है? जब ईरान अमेरिका के फौजी ठिकानों पर जवाबी हमला करता है तो कई मुल्कों की आवाज़ तेज़ हो जाती है, सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई की बातें होने लगती है। लेकिन गाजा के बेगुनाह लोगों के लिए आपकी आवाज़ उतनी ही मजबूत क्यों नहीं सुनाई देती? अगर मुस्लिम मुल्क मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए यानी डिफेंस के लिए एक नया इंतजाम बना सकते हैं, तो क्या वही एकजुटता फिलिस्तीन के आम लोगों की हिफाजत और उसकी मदद के लिए भी दिखाई नहीं देनी चाहिए? मेरा सवाल किसी जंग को बढ़ावा देना नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर इंसाफ की बात है तो इंसाफ हर जगह एक जैसा क्यों नहीं? तो नाजरीन, आज की पूरी खबर को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो मिडिल ईस्ट में तस्वीर बेहद पेचीदा है। ईरान एक तरह अपने अरब पड़ोसियों को अमेरिका के साथ आर्थिक दबाव में शामिल न होने की वार्निंग दे रहा है। दूसरी तरफ ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी दिखाकर
यह संदेश दे रहा है कि उसकी सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ईरान ये मैसेज देना चाहता है कि हरमुज अभी खुला नहीं है और उसके कंट्रोल में है, लेकिन इराक के कुछ तेल टैंकरों को विशेष रास्ता दिया गया है। और दूसरी तरफ गाजा में तबाही और वेस्ट बैंक में घरों के डिमोलिशन और सैटेलाइट वैलियंस की खबर सामने आ रही है। अब सवाल ये है, क्या मिडिल ईस्ट में बातचीत का रास्ता खुलेगा या फिर हर दिन एक नया मोर्चा खुलता जाएगा? क्या ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता हो पाएगा? क्या हरमुज सामान्य होगा? और सबसे अहम खास बात, गाजा और वेस्ट बैंक के आम लोगों को आखिर कब तक ऐसी जिंदगी मिलेगी जिसमें उन्हें अपने घर और अपने बच्चों की सुरक्षा की गारंटी हो? जंग का फैसला अक्सर हुकूमत करती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुकाते हैं, चाहे ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो या फिलिस्तीन। इंसान की जान की कीमत हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज़ 110। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता खुलेगा? क्या हरमुज जल्द सामान्य होगा? और क्या दुनिया को गाजा और वेस्ट बैंक के आम लोगों के लिए ज़्यादा मजबूत आवाज़ उठानी चाहिए? तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक नई बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए आपके आवाज़ 110 के साथ। खुदा हाफिज। जय हिंद।